नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएस क्लब के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की नई सीरीज और इस सीरीज में हम यहाँ कवर करेंगे प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित सारे तथ्य। और ये सीरीज विशेषकर हमारे लिए रहेगी पीसीएस के लिए, जैसे एमपी पीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीएससी और बाकी की अन्य स्टेट पीएससी। यहाँ से करंट अफेयर्स बनने की संभावना सर्वाधिक मात्रा में रहती है। आज हम इस लेक्चर में दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और हम दिसंबर 2021 से आगे बढ़ते हुए जब पेपर होगा तब तक करंट अफेयर्स कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। 8 दिसंबर 2021 को हमारे यहाँ एक दुर्घटना हुई जिसमें हमने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया। और यह दुर्घटना कहाँ हुई? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कन्नूर में हुई। और जिस हेलीकॉप्टर में वो यात्रा कर रहे थे उसका नाम था MI-17B5 और इस दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य सैन्य कर्मियों की मृत्यु हो गई। तो आपको ये याद रखना है कि हमने 8 दिसंबर 2021 को अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया था। ये हमारी पहली ऐसी दुर्घटना थी देश की जहां हमने किसी देश के किसी बड़े व्यक्ति को किसी विमान दुर्घटना में खोया है। तो पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे? हमारे जनरल बिपिन रावत। अगला करंट अफेयर है हमारा कि हमने इंडियन नेवी ने 32 वर्ष की सेवा देने के पश्चात हमारा जो आईएनएस खुखरी था उसको क्या कर दिया? सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसको 23 दिसंबर 2021 को हटा दिया गया है। आपको इन डेट्स के पीछे नहीं भागना है, आपको ये याद रखना है कि आईएनएस खुखरी का संबंध किस विभाग से है, यानी कि भारतीय नौसेना से है और इसको क्या कर दिया गया है? सेवा मुक्त कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसको शामिल किया गया है तो आईएनएस खुखरी को शामिल नहीं किया गया है, आईएनएस खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। आईएनएस खुखरी को 1989 में तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे उस समय के सी पंत के द्वारा केसी पंत ने शामिल किया था। ये हमारे देश का पहला ऐसा युद्धपोत था जो मिसाइलों से लैस था। तो इसको शामिल किया गया था 1989 में और इसको अभी दिसंबर 2021 में क्या कर दिया गया है? सेवानिवृत्त यानी सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसका नाम क्या है? हमारा आईएनएस खुखरी। अगला हमारा करंट अफेयर्स है कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल का जो वायु संस्करण है उसका परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। और ये किसने विकसित किया है? डीआरडीओ के द्वारा इसको परीक्षण करवाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल है और इसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी अगली मिसाइल की यह बात हो रही है वो है प्रलय मिसाइल। आपसे पूछा सकता है कि प्रलय संबंधित है, तो ये प्रलय एक मिसाइल का नाम है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसका विकास किसने किया है? डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला करंट अफेयर्स है रक्षा उत्पादन के आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया भारत सरकार ने और जिसमें रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या है, कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिन पर हमने क्या लगा दिया? रोक लगा दी आयात करने पर। और ये ऐसी पहली सूची हमने कब जारी की थी? 9 अगस्त 2020 को जारी की थी। और इन सूचियों में लगातार हम नए नए आइटम्स को बढ़ाते जा रहे हैं जिनका क्या करना है? हमें आयात रोक लगानी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सारे सिस्टम या फिर ये सारे जो सामान हैं वो हमारे देश में विकसित हो और इससे हमारे देश का रक्षा उत्पादन में क्या हो? आत्मनिर्भरता बढ़ जाए। इसी के लिए हमने क्या किया था? रक्षा उत्पादन में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश था एफडीआई जो थी उसको सीमा को हमने बढ़ा दिया है मई 2020 में। पहले 49% आप एफडीआई ला सकते थे, अब एफडीआई की सीमा कितनी कर दी गई है? 74%। यानी आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि अब एफडीआई में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई कितनी लाई जा सकती है? तो 74%। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। हमारा अगला करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स कहलाएगा आपका सभी परीक्षाओं के लिए कि हमारी जो कोलकाता की दुर्गा पूजा थी उसको यूनेस्को ने क्या किया है? अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया है। और इसको कब शामिल किया गया है? दिसंबर 2021 में शामिल कर लिया गया है। इसके पहले भी भारत की कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं ऐसी रही हैं जो सांस्कृतिक विरासत की सूची में यूनेस्को ने शामिल की है। जैसे हमारा रामलीला है, केरल का कुटियाट्टम नृत्य है, उत्तराखंड के सलूर और डुंगरा की रम्मन पूजा है, पूर्वी भारत का छऊ नृत्य है हमारा, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है। ये कालबेलिया नृत्य और गीत दोनों है। केरल का मडियट्टू रंगमंच है, लद्दाख का बौद्ध जप है और मणिपुर का परंपरागत संकीर्तन है। ये सारी मणिपुर का संगीत संकीर्तन है। पंजाब का एक विशेष समुदाय है जो पीतल और तांबे के बर्तन बनाता है, जिसे हम शायद ठटेरा कहते हैं। उस परंपरागत कला को भी शामिल किया गया है। और अभी हाल ही में दुर्गा पूजा से पहले योग
और प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन में जो कुंभ का मेला लगता है यानी कुंभ, तो हम पिछले 3 साइट्स की अगर बात करेंगे तो योग, कुंभ का मेला और हमारी कलकत्ता की दुर्गा पूजा, इन तीनों साइट्स को यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। तो हमें ये याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है। ये हमारे लिए स्टार पॉइंट हो जाएगा आज के लेक्चर का। हमारा अगला करंट अफेयर्स है कि सरकार के द्वारा पहले एक मिशन चलाया गया था, डीप ओशन मिशन। उस मिशन के अंतर्गत एक नया मिशन चालू किया गया जिसका नाम है समुद्रयान परियोजना। इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि हम लोग समुद्र की गहराई में जो बहुमूल्य संसाधन है या अन्य समुद्र से संबंधित विशेषताएं, इनका अध्ययन करने के लिए इस समुद्रयान मिशन को या समुद्रयान परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्रयान परियोजना एक अलग नवीन योजना है या फिर ये डीप ओशन मिशन का भाग है, तो आप उसको याद रखेंगे कि ये डीप ओशन मिशन का ही एक भाग के रूप में चलाई जा रही है। हमारा अगला करंट अफेयर्स है, रेलवे स्टेशन के जो नाम बदले जा रहे हैं, देश में लगातार नाम बदलने की कवायद चलती रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद जंक्शन था उसका नाम अब वर्तमान में प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या और मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में है उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसका नाम 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। झांसी रेलवे स्टेशन की स्थापना 1889 में की गई थी और इसका नाम परिवर्तन की सूचना दिसंबर 2021 में जारी की गई है। तो आपको याद रखना है ये 4 और 5 स्टेशन जो नाम बदले हैं इनके क्वेश्चन बनने की संभावना है। जिस जिस राज्य का ये स्टेशन है आप उस राज्य की परीक्षा के हिसाब से उनको महत्वता दे सकते हैं। किसी और राज्य में भी जोड़ी मिलाओ में ये पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद जंक्शन का नाम क्या है, प्रयागराज जंक्शन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। फैजाबाद स्टेशन का नाम क्या है, अयोध्या जंक्शन। मध्य प्रदेश के हबीबगंज का नया नाम क्या रखा गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हबीबगंज एक ऐसा अकेला रेलवे स्टेशन है जो क्या है, प्राइवेट पॉलिसी पर चलता है, बंसल ग्रुप के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है और इसकी देखरेख की जा रही है। और वर्तमान में सबसे आखिर में बदला गया कौन सा नाम है, तो हमारा झांसी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम क्या रखा गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। हमारा अगला करंट अफेयर्स है कि हमने अग्नि श्रृंखला की जो मिसाइल है उसकी नई अग्नि प्राइम का परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और ये अग्नि श्रृंखला की 6वीं पीढ़ी की या फिर नई मिसाइल है। यह अग्नि श्रृंखला की नई पीढ़ी की 6वीं मिसाइल है। तो आपको याद रखना है कि अग्नि प्राइम कैसी मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और ये अग्नि श्रृंखला का ही क्या है, प्रोन्नत संस्करण है। यानी कि इसमें कुछ बढ़ावा या फिर कुछ जो इसमें संस्करण में क्या किया है, कुछ टेक्निक्स को इम्प्रूव करके बनाया गया है या इसकी क्षमता को बढ़ाया गया है। हमारे देश में 15 से 18 वर्ष के युवाओं के लिए जो टीकाकरण का कार्यक्रम था वो प्रारंभ किया गया कब, 3 जनवरी 2022 से। तो ये डेट पूछी जा सकती है कि पहली बार युवाओं को टीका लगाना कब प्रारंभ किया गया, तो 3 जनवरी 2022 से किया गया। हमारा अगला करंट अफेयर्स भी कोरोना से संबंधित ही है कि हमने कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स जिन्होंने देश को सुरक्षित बनाए रखने में सबसे पहली पंक्ति में खड़े होकर अपना योगदान दिया, इनके लिए हमने टीके का तीसरा प्रिकॉशन डोज, जिसे हम बूस्टर डोज भी कहते हैं, इसको शुभारंभ किया है और इसकी शुरुआत 10 जनवरी 2022 से की गई है। और ऐसे व्यक्ति जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं जिन्हें कोमोर्बिडिटी कहा जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो पहले से किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं, उनको डॉक्टर की सलाह से प्रिकॉशन डोज भी देने का कार्य किया जा रहा है और इसकी तिथि क्या है, 10 जनवरी 2022 से ही ये सभी को लगाया जाएगा। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा, उसके बाद 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाया जाएगा। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 100% सिंगल डोज वैक्सीन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जैसे गोवा है और हिमाचल है। हमारा अगला करंट अफेयर्स है कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो विनिर्माण केंद्र है ये लखनऊ में शिलान्यास किया गया है। इसका यूपी वाले भैया इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि यूपी में पेपर होगा तो इसके बिना पेपर बनने की संभावनाएं कम है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो विनिर्माण केंद्र है या ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए नया केंद्र कहाँ लगाया गया है, तो लखनऊ में बनाया गया है। तो आप इसको याद रखें। हमारा अगला करंट अफेयर्स है कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने बांग्लादेश की यात्रा की है दिसंबर 2021 में। इस यात्रा को क्यों संपन्न कराया गया, क्योंकि इस समय बांग्लादेश की जो आज़ादी है उसको 50 वर्ष हो चुके हैं और इस 50 वर्ष के उपलक्ष्य में भारत को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो भारत के राष्ट्रपति ने कोविड महामारी के बाद
ये अपनी पहली यात्रा किसी देश की है तो किसकी की है, बांग्लादेश की यात्रा की है। आपको उसको याद रखना है। बाकी के फैक्ट नीचे दिए गए हैं, आप इसको पढ़कर काम चला सकते हैं। हमारा मेन काम क्या रहेगा, मेन फैक्ट क्या रहने वाला है इसका कि कोविड-19 के बाद पहली बार भारतीय राष्ट्रपति ने किस देश की यात्रा की या किस विदेश यात्रा में सम्मिलित हुए। तो सबसे पहले हम कहाँ सम्मिलित हुए हैं, बांग्लादेश की यात्रा में। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। हमारा अगला करंट अफेयर्स है नासा का पार्कर प्रोब। वैसे आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि पार्कर प्रोब या पार्कर यान किस संस्था के द्वारा चलाया जाता है, तो किसके द्वारा है, नासा के द्वारा। लेकिन ये है क्या, तो ये सूर्य की जो बाहरी परत होती है कोरोना, उसको छूने वाला मानव निर्मित पहली वस्तु बन गई है। यानी कि इस पार्कर यान के द्वारा कोरोना से संबंधित जो अध्ययन है उसको आगे बढ़ाने के लिए नासा ने ये से लॉन्च किया था 12 अगस्त 2018 को। इसके पहले अगर हम देखते हैं तो 1974 में मानव निर्मित ऐसी वस्तु जो सूर्य के निकट पहुंची थी जिसका नाम था हीलियोस 2, और अब वर्तमान में सबसे निकट पहुंचने वाली वस्तु कौन सी बन गई है, पार्कर यान। नासा का जो पार्कर प्रोब है उसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया, लिविंग विद द स्टार कार्यक्रम के तहत किया गया है, और यह वर्तमान में सूर्य की कोरोना को छूने वाली मानव निर्मित पहली वस्तु बन गई है। हमारा अगला करंट अफेयर्स है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा हुई है, और ये भारत यात्रा कब हुई है, 6 दिसंबर 2021 को हुई है। इसका कारण क्या था कि भारत और रूस शिखर वार्ता करते आए हैं। यह सिलसिला 2000 से चालू हुआ था। सन 2000 में पहली बार शिखर वार्ता की गई थी, और वर्तमान में ये 21वीं शिखर वार्ता है। और ये 21वीं शिखर वार्ता कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। इस नई दिल्ली में शिखर वार्ता हुई है तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे। आपको इस फैक्ट को स्टार लगाकर याद करना है कि वर्तमान में राष्ट्रपति हमारा रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध की चर्चा में है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा कब हुई। तो आपको याद रखना है दिसंबर 2021 को भारत यात्रा संपन्न हुई। यहाँ दोनों देशों के बीच जो शिखर सम्मेलन चलता है उसमें अल्टरनेट ईयर्स में कभी मॉस्को में होता है, कभी भारत की नई दिल्ली में होता है। तो 21वां सम्मेलन कहाँ हुआ, भारत की नई दिल्ली में, लेकिन 20वां सम्मेलन 2019 में हुआ था, जिसके लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे, मॉस्को गए थे। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की स्थापना करने की चर्चा की गई है 2021 के भारत रूस के संबंधों की शिखर वार्ता में, और उसके बाद चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की भी चर्चा की गई है। तो आपको इन दोनों को भी याद रखना है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की यात्रा कब हुई थी। तो आपको याद रखना है दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा पर ये आए थे। अगला करंट अफेयर है हमारा कि म्यांमार की जो सरकार है उस सरकार की जो स्टेट काउंसिल रही थी आंग सान सू की, उनको 2 वर्ष की सजा दी गई है। और इस 2 वर्ष की सजा देने का बाद क्या हुआ कि म्यांमार में सेना के द्वारा क्या किया गया, सत्ता पर काबिज कर लिया गया है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा या किस देश में सेना ने सत्ता पर कब्जा किया है, या किस देश में सेना ने सत्ता का तख्ता पलट करने का प्रयास किया है। तो आपको याद रखना है म्यांमार का। और ये पूछा सकता है कि आंग सान सू की का संबंध किस देश से है, तो म्यांमार से है। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर्स है कि नासा ने क्या किया है, अब तक की सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप था उसको प्रक्षेपित करने का प्रयास किया है, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये पृथ्वी से 18 लाख किलोमीटर दूरी पर एक सेकंड लैग्रेंज पॉइंट है L2, इस पर स्थापित किया जाना है। इस लैग्रेंज पॉइंट का मतलब क्या होता है कि लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो लगभग शून्य की स्थिति में होता है, या फिर जहां पिंड क्या होता है अपने आप को स्थिर अवस्था में महसूस करता है। तो इन स्थितियों में सूर्य तथा पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है वो पिंड के साथ साथ क्या करता है, पिंड पृथ्वी के साथ साथ ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है इसमें कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का संबंध किससे है, तो ये नासा से है। नासा ने इसको प्रक्षेपण किया गया है, और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये पृथ्वी से 18 लाख किलोमीटर दूरी पर L2 पॉइंट पे यानी लैग्रेंज पॉइंट 2 पर स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला करंट अफेयर्स है, फोर्ब्स ने अभी विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट को पहला स्थान दिया गया है, और इसमें भारत की लगभग 4 महिलाएं शामिल हैं। और यहाँ पहले स्थान पर पिछले 10 वर्ष से लगातार 10 वर्षों से जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का स्थान आ रहा था, लेकिन इस साल उन्हें वो पिछड़ी है, और इस साल पहले स्थान पर कौन पहुंचा है, जेफ बेजोस की पत्नी मैकेंजी स्कॉट। फोर्ब्स के द्वारा इस सूची का प्रतिपादन 18 वर्षों से किया जा रहा है, यानी कि 2004 से लगातार किया जा रहा है। इस सूची में फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं को शामिल करने का प्रयास करता है। अब इसमें सबसे
टॉप 3 महिलाएं कौन सी हैं इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो पहली महिला है हमारी मैकेंजी स्कॉट, ये एक लेखक के रूप में इसको शामिल किया गया है। दूसरी महिला है हमारी कमला हैरिस, ये यूएसए की है, ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। तीसरी महिला है हमारी क्रिस्टीना लिगार्ड, ये फ्रांस की है, ये यूरोप की जो केंद्रीय बैंक है उसकी अध्यक्ष है। इस सूची में भारत की 4 महिलाओं ने अपना स्थान सुनिश्चित किया है, जिनके नाम इस प्रकार है। पहले स्थान पर उसमें रही है भारत में निर्मला सीतारमण, इन्हें विश्व में 37वें स्थान पर शामिल किया गया है, ये भारत की वर्तमान वित्त मंत्री हैं। दूसरा स्थान लिया है हमारे यहाँ से भारत में रोशनी नाडर मल्होत्रा ने, और ये 52वें स्थान पर रही है विश्व में। तीसरा स्थान लिया है हमारे यहाँ से किरण मजूमदार सोना, ये 72वें स्थान पर रही है। ये बायोटेक्नोलॉजी बेंगलुरु स्थित कंपनी है बायोकॉन की चेयरपर्सन रही है। फागुनी नायर को 88वां स्थान मिला है, ये नायका कंपनी की संस्थापक और सीईओ रही हैं। तो आपके इन चारों महिलाओं को याद रखना है कि इन 4 महिलाओं को फोर्ब्स ने शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। सबसे पहले आपको पहली महिला याद रखनी है मैकेंजी स्कॉट, और उसके बाद हमारी ये भारत की 4 महिलाएं शामिल करनी है। हमारा अगला करंट अफेयर्स है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए अस्थायी सदस्यों को शामिल किया जाना है, जिनके नाम है अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गेबोन तथा संयुक्त अरब अमीरात। इनको 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाना है, और ये एक प्रकार से अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। भारत की भी अभी सदस्यता प्रारंभ हुई है, मतलब भारत का दूसरा वर्ष लग गया है। भारत को अस्थायी रूप से कब शामिल किया गया था? 1 जनवरी 2021 को अस्थायी रूप से यह सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। भारत 8वीं बार इसमें शामिल किया गया है, और भारत की यह सदस्यता 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में किन 5 देशों को इसमें शामिल किया जाना है? अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गेबोन और संयुक्त अरब अमीरात। और आपको इनका मैप भी देखना है, जिससे आपको इनकी लोकेशन क्लियर होगी, और पेपर में कभी क्वेश्चन मैपिंग से आता है तो यहाँ से पूछने की संभावना बनी रहती है। हमारा अगला करंट अफेयर्स है भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान करते हैं, साथ ही उनके जेलों में कितने भारतीय कैदी हैं या कितने पाकिस्तानी कैदी बंद हैं, इनके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ये पहली बार कब हुआ? तो 1988 में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ, जहां अपने देश के नागरिकों की सूचना देना तथा परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियां आदान प्रदान करने का कार्य किया गया। और ये सूची हर वर्ष 1 जनवरी 2022 को या फिर 1 जनवरी को हर वर्ष क्या होती है, एक दूसरे को आदान प्रदान की जाती है। इसी दिन 1 जनवरी को ही दोनों अपने अपने जेलों में बंद एक दूसरे देश के जो नागरिक होते हैं उनकी सूचियों को आपस में बांटने का प्रयास करते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान अपनी इन सूचियों का आदान प्रदान कब करता है? 1 जनवरी को प्रतिवर्ष करता है। और ये समझौता प्रारंभ कब हुआ था? 1988 में। ये क्वेश्चन एक बार एमपीपीएससी ने पूछ लिया था, तो इसकी संभावनाएं आगे भी बनी रहेंगी कि ये अगली बार ये पूछे कि ये समझौता कब से चालू किया गया। तो 1988 से ये समझौता चालू किया गया है। हमारा अगला करंट अफेयर्स है कि ओलाफ सोजाल्स को जर्मनी का नया चांसलर बनाया गया है। पहले यहाँ के चांसलर कौन थी? एंजेला मर्केल थी, जिन्होंने 16 वर्षों तक शासन किया। तो आपको याद रखना है कि जर्मनी के नए चांसलर कौन है? तो ओलाफ सोल्ज है। हमारा अगला करंट अफेयर्स प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर है, जिसको भारत सरकार के द्वारा मार्च 2024 तक जारी रखने का निर्णय सरकार ने लिया है। यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह योजना 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ की गई थी। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही होने वाला है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2016 को प्रारंभ की गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ एमपी में ये क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनी रहती हैं। बाकी अलग अलग राज्यों में भी ये क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो हमें लगता है ये पुराना क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन वर्तमान में योजना चर्चा में है, तो इसके प्रारंभ की तिथि पूछने की संभावना बनी रहती है। हमारा अगला करंट अफेयर्स है कि किसानों को पूरक आय देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का प्रारंभ 2018 में किया गया था, और इसी के लिए वर्तमान में एक नई योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6-6 हजार की सालाना राशि आपको 2-2 हजार की 3 किस्तों में दी जाती थी, और यह किसानों को पूरक आय प्रदान करने का कार्य करते थे। वर्तमान में सीएम किसान योजना चालू की गई है, और इसमें 2-2 हजार की 2 किस्तें यानी 4 हजार की किस्त आपको दी जाएगी साल भर में। तो अब आपको पूरक आय के रूप में सरकारें 10,000 रुपए सालाना का देने का प्रयास करती हैं। तो आपको याद रखना है कि ये योजना कब चालू हुई? 2018 में प्रारंभ। चलिए, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अगला लेक्चर हमारा इसी पीढ़ी का अगला सीरीज होगी, जिसका नाम होगा नवीनतम सामान्य ज्ञान। इसमें हम नवीन क्षेत्रों में जो नियुक्तियां पढ़ी जाती हैं या पद मुक्ति होगी या निधन होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और इस सीरीज में आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस नए कोर्स पर
नए कोर्स पर आप कोर्स चाहते हैं वो मुझे बता सकते हैं। आपको चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में फैलाने का कार्य करें। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।